प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम अर्ली इस्लामिक इन्वेजन्स को कवर करने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, खास करके इसलिए क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री का वो पॉइंट है जहां से इंडियन हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? क्योंकि अब से पहले तक इंडिया में जो लोग भी रूल कर रहे हैं वो सब इंडियंस ही हैं, यानी भारत में ही पैदा हुए हैं। जैसे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, सतवाहना डायनेस्टी, हर्षवर्धन, ये इस तरह के लोग, ये लोग कौन थे? तो ये लोग भारत की धरती पे ही पैदा हुए थे। लेकिन कुछ सालों के बाद, खास करके गुप्ता डायनेस्टी के खत्म होने के बाद, जो इंडियन रूलर्स थे उनकी ताकत कमजोर पड़ गई थी, उनमें यूनिटी नहीं थी, कोई भी बड़ी किंगडम स्टैब्लिश नहीं हो पाई। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से 7th सेंचुरी के शुरुआत में भारत जो है एज अ पॉलिटिकल एंटिटी काफी कमजोर हो चुका था। पूरे भारत में ऐसा कोई इकलौता राजा या इकलौती डायनेस्टी नहीं थी जो पूरे भारत पे कंट्रोल कर सके या फिर भारत को फॉरेन अटैक से बचा सके, ऐसी कोई ताकत थी नहीं। तो इन्हीं सब सर्कमस्टांसेस का फायदा उठा के जो इस्लामिक इन्वेडर्स हैं वो इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चैप्टर में हम इंडियन हिस्ट्री का वही पार्ट कवर करने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ और इसके क्या नतीजे निकले। ठीक है बच्चों, तो आओ हम इसको डिटेल में कवर करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें याद रखनी चाहिए। तो देखो, आज अगर इंडिया की हम बात करें तो आज इंडिया में जो सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है जो फॉलो किया जाता है वो इस्लाम ही है। लेकिन इस्लाम का जो जन्म है वो इंडिया से कई हजार किलोमीटर दूर हुआ था। ये आप देख रहे हो अरेबियन पेनिनसुला। तो जो मुस्लिम्स के सबसे बड़े रिलीजियस फिगर हैं प्रॉफेट मोहम्मद, जिन्होंने इस्लाम को एस्टेब्लिश किया, इस्लाम की टीचिंग्स को पूरी दुनिया में फैलाया, तो उनका जन्म इसी अरेबियन पेनिनसुला में हुआ था, यहां पे। ठीक है, और इंडिया जो आपको मैप में नहीं दिख रहा है, अगर ये मैप पूरा बनता तो यहां पे इंडिया आपको नजर आ रहा होता। तो इंडिया से काफी दूर यहां अरेबियन पेनिनसुला में इस्लाम का जन्म हुआ। कब हुआ? तो 7th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में। तो 1622 से लेके 1632 तक प्रॉफेट मोहम्मद जब खुद जीवित थे, इस धरती पे थे, तब से ही ये कोशिशें होने लगी कि हम कैसे इस्लाम को इंडिया तक लेके जाएं। तो जब इस्लाम बन गया, स्टैब्लिश हो गया, अच्छे से लोग, उसके फॉलोअर्स की संख्या काफी बढ़ गई, तो इस्लाम को मानने वाले लोगों ने अपना एक किंगडम स्टैब्लिश किया। उसको नाम दिया गया इस्लामिक कैलिफेट। तो ये जो आप मैप देख पा रहे हो बच्चों, ये इस्लामिक कैलिफेट का मैप है और ये 7th सेंचुरी का मैप है। ठीक है, तो यहां से जो कैलिफेट बना, इस कैलिफेट का मकसद यह था कि पूरी दुनिया में जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब हैं, जिन्होंने इस्लाम की नई नई टीचिंग्स दी, तो इन्होंने अपने ऊपर यह जिम्मेदारी ली कि हम पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाएंगे। तो यहां से इन्हीं लोगों के कहने पे कुछ लोग यूरोप की तरफ निकल गए, अफ्रीका होते हुए यूरोप की तरफ बढ़ गए, और यहीं से कुछ लोगों को भेजा गया कि तुम इंडिया की तरफ चले जाओ, इंडिया को जीतने की कोशिश करो। जीत गए तो अच्छी बात है, अगर ना भी जीत पाओ तो एटलीस्ट इस्लाम की जो टीचिंग्स है वहां से इंडिया के लोगों को फेमिलियर तो कराओ। तो इस सिचुएशन से ये सारी कोशिशें शुरू होती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जो अरेबियन पेनिनसुला है उससे इंडिया की जो रिलेशन स्टैब्लिश हुए वो इस्लाम के आने के बाद ही हुई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब इस्लाम स्टैब्लिश नहीं हुआ था या इस्लाम की टीचिंग्स नहीं फैली थी, जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब धरती पे नहीं आए थे, उसके पहले से ही जो अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ के मर्चेंट्स इंडिया आते थे अपना जहाज वगैरह लेके। ये रेड सी देख रहे हो ना, इसी यहां से अपना जहाज अगर आप लेके आओगे समुद्र के रास्ते, वो इंडिया आते थे, ट्रेड वगैरह करते थे। तो ये सब बहुत पहले से चला आ रहा था। खास करके ये लोग
कोंकण और गुजरात वाले एरिया में आते थे। अगर इधर से कोई जहाज लेके आएगा तो नेचुरल सी बात है, सबसे पहले तो वो यहां पे ही रुकेगा ना। तो इस एरिया को क्या कहते हैं? कोंकण। कोंकण जो है गोवा के आसपास वाला एरिया और गुजरात। तो इस जगह पे आना जाना इनका लगा हुआ था हजारों साल पहले से। तो इस तरफ वाली जो कोस्ट है उसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। इंडिया के दो कोस्ट हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि इंडिया के दो कोस्ट हैं। इस वाली साइड को मालाबार कोस्ट कहते हैं और इधर वाली साइड को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तो बेसिकली मालाबार कोस्ट पे आना जाना लगा रहता था। किन लोगों का? अरब से आने वाले लोगों का। ठीक है। तो जब ये लोग आते थे तो मर्चेंट के रूप में आते थे ना, लेकिन जब इस्लाम स्टैब्लिश हो गया, कैलिफेट बन गई, तो कैलिफेट ने इन लोगों को हुक्म दिया, क्योंकि ये लोग भी तो मुस्लिम बन गए थे ना, जो अरब मर्चेंट्स हैं, तो इनको हुक्म दिया कि अब जब तुम इंडिया जाओगे तो तुम्हें बिजनेस के अलावा ये भी कोशिश करनी है कि इस्लाम की टीचिंग से वहां के लोगों को फेमिलियर कराओ। देखो अगर उनमें से कोई इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहता है तो अच्छी बात है। तो अब सिनेरियो बदल गया। अब बिजनेस के साथ रिलीजियस जो एक्सपेंशन है उसकी पॉलिसी भी अपना ली इन लोगों ने। ठीक। तो जहां भी अब ये मर्चेंट्स जाते थे, कोशिश में लगे रहते थे कि जो इस्लाम रिलीजन है उसको लोकल लोगों को फॉलो करवाया जाए। तो पहली जो चर्च बनी, जो पहली जो मुस्लिम्स जहां प्रे करते हैं उसको मॉस्क बोलते हैं। तो पहली जो मॉस्क मस्जिद बनी, वो उस मस्जिद का नाम रखा गया चेरामन जुमा मस्जिद। तो जुम्मा का मतलब होता है फ्राइडे। फ्राइडे को मुस्लिम्स प्रेयर को बहुत ही वैल्यू देते हैं। तो ये पहली मस्जिद इंडिया में बनी। बच्चों आपको इसका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चेरामन जुमा मस्जिद। ये कब बनी? 629 एडी में बनी। इसको किसने बनाया? तो मलिक दीनार नाम के एक अरब ट्रेडर ने बनाया, एक अरब मर्चेंट ने बनाया। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि इससे पहले ही गुजरात में एक मस्जिद बन गई थी। लेकिन कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो जो बुक्स वगैरह हैं उसमें एक्सेप्टेड फैक्ट यही है कि चेरामन जुमा मस्जिद ही भारत में बनने वाली पहली मस्जिद थी। तो ये मस्जिद कहां बनी थी? तो केरल के त्रिशूर जिले में, त्रिशूर एरिया है ना केरल का, वहीं पे बनी थी 1629 एडी में। मलिक दिनार ने बनाया था इसको। मलिक दिनार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये अरब ट्रेडर तो था ही, लेकिन साथ ही ये जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनका कंपेनियन था, उनका साथी था। तो इसलिए चेरामन जुमा मस्जिद को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कैलिफेट की। तो जो कैलिफेट इस बात में लगी हुई थी कि पूरी दुनिया में हम कैसे इस्लाम फैलाएं, तो उस कैलिफेट के बारे में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो कैलिफेट ने तो ऑर्डर इशू कर दिया अपने लोगों को कि दुनिया के अलग अलग कोनों में जाओ और इस्लाम को फैलाओ। तो ऐसे ही इंडिया में भी ये कोशिश चालू हो गई। तो इंडिया में कहां पे ये कोशिश चालू हुई? इस वाले कोस्ट पे, खास करके केरल वाले एरिया में। तो इनको सक्सेस मिल गई। तो केरल में ही सबसे पहले लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। तो केरल की जो एक कम्युनिटी थी, पूरी की पूरी कम्युनिटी ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली ये जो कम्युनिटी थी ये ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व थी। जो अरब से मर्चेंट्स आते थे ना, वो इंडिया के मर्चेंट से मिलते थे ना, तो यहाँ पे जो कम्युनिटी थी मर्चेंट्स की, उन सब ने इकट्ठे ही इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। और इस कम्युनिटी को कहा जाता है मापिलाज। तो ये पहले लोग थे जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मापिला कम्युनिटी कहां पाई जाती है? तो केरल में पाई जाती है। और ये पहली कम्युनिटी थी जिसने कि इंडिया में पहली कम्युनिटी थी जिसने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। तो केरल मलयाली भाषा में मापिला का मतलब होता है दामाद, या कह लो कि सन इन लॉ। अब ये दामाद और सन इन लॉ का फंडा क्या है? जो अरब से मर्चेंट्स आए उन्होंने यहां की औरतों से शादी कर ली, तो यहां के लोगों के लिए तो ये दामाद ही है ना। तो इसीलिए इनका, इस कम्युनिटी का नाम रखा गया मापिला।
अब 8th सेंचुरी खत्म होते होते ये जो अरब्स हैं, या ये जो कह लो कि डायनेस्टी है, इन लोगों ने अपना कंट्रोल स्पेन से लेके, स्पेन यूरोप में है, यहां से लेके पूरे इंडिया के बॉर्डर तक कंट्रोल कर लिया था। ये आप मैप से देख पाओगे, समझ सकते हो ना। ये स्पेन और पोर्चुगल का हिस्सा है, ये अफ्रीका, मोरक्को, ये इजिप्ट, ये पूरा का पूरा अरेबियन पेनिनसुला, और ये रहा अपना इंडिया। तो इंडिया की बाउंड्री तक उमैयद कैलिफेट फैल गया था। तो इनके हिस्से बड़े बड़े ट्रेड रूट्स भी थे। जो मेडिटेरेनियन सी है, ये पूरा का पूरा इनके कब्जे में आ गया। इंडियन ओशियन, ये हिस्सा पूरा का पूरा इनका कंट्रोल हो गया। इस पे देख रहे हो उमैयद कैलिफेट। तो उमैयद कैलिफेट ने अपनी ताकत धीरे धीरे करके बहुत बढ़ा ली, और उमैयद कैलिफेट को ही ये क्रेडिट जाता है कि वो लार्जेस्ट एवर मुस्लिम स्टेट क्रिएट किया उमैयद कैलिफेट ने। इतने बड़े एरिया पे आप देख सकते हो इनका कंट्रोल था। ठीक है, तो अब सब कुछ सेट है। उमैयद कैलिफेट इस बात के लिए तैयार है कि हमको इंडिया तक कुछ भी करके इस्लाम को फैलाना है। तो जब ये सब चीज हो रही थी, तब इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था? तो इंडिया के जो आखिरी इंपॉर्टेंट, एंशियंट इंडिया की हम बात कर रहे हैं, एंशियंट इंडिया के जो आखिरी इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट रूलर माने जाते हैं, वो है किंग हर्षवर्धन। तो हमने किंग हर्षवर्धन की भी एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख लो। तो किंग हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी 645 एडी में। तो 645 एडी में डेथ होने के बाद जो है इंडिया की पॉलिटिकल पावर कमजोर होती चली गई। जो बाकी जो राजा थे उनमें आपस में कोई यूनिटी नहीं थी, सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक दूसरे को हराने के चक्कर में रहते थे। तो उमैयद कैलिफेट वालों को यह बात पता चल गई कि इंडिया में इस वक्त कोई भी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी रूल कर नहीं रही है, तो यह सही वक्त है कि हम इंडिया में अटैक कर दें। ठीक है, और दूसरी चीज यह थी कि इस्लाम के स्टैब्लिश होने के बाद कई ऐसी कंट्रीज थी जिसको पूरी की पूरी तरीके से उमैयद कैलिफेट ने इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था। सीरिया में सिर्फ क्रिश्चियंस हुआ करते थे, इन सबको उमैयद कैलिफेट ने कन्वर्ट कर दिया। पैलेस्टाइन, इजिप्ट, पर्शिया यानी ईरान, तो यहां पे जोरास्ट्रियंस होते थे, उनको भी कन्वर्ट कर दिया। और इतना सब करने के बाद अब ये इंडिया की बाउंड्री तक पहुंच गए थे, इनकी किंगडम इंडिया की बाउंड्री तक पहुंच गई थी, लेकिन इंडिया में इनकी कोई इन्फ्लुएंस अभी तक थी नहीं। तो अब इनकी अगली कोशिश थी कि हम सिंध पे कंट्रोल करें, कुछ भी करके सिंध पे कंट्रोल कर लें। तो फाइनली 712 एडी में ये सिंध पे कब्जा करने में कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? तो उमैयद कैलिफेट। तो कैसे हुआ ये सब? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 712 एडी में उमैयद कैलिफेट ने सिंध पे कब्जा कर लिया? तो आओ अब इसको समझते हैं। उसके पहले हमको यह समझ लेना चाहिए कि आखिर ये लोग क्यों इंडिया पे अटैक करना चाहते थे, क्यों इंडिया के पीछे पड़े हुए थे। तो सबसे बड़ी वजह तो इस्लाम को फैलाना ही था। तो जो उमैयद कैलिफेट का कैलिफ था, देखो कैलिफेट जैसे सल्तनत होती है सुल्तान के द्वारा बनाई जाती है, वैसे कैलिफ खलीफा यानी पूरे दुनिया के मुस्लिम्स का सबसे बड़ा रूलर। पूरे दुनिया के मुस्लिम्स को इसकी बात माननी होती थी, कैलिफ की। तो उस वक्त जो कैलिफ था उसका नाम था कैलिफ वालिद वन। और क्योंकि सीरिया को इन लोगों ने कैप्चर कर रखा था, तो सीरिया की बहुत बड़ी सिटी दमस्कस को अपना कैपिटल बना रखा था इन लोगों ने। तो सीरिया और इराक, उन दोनों जगहों पे रहते थे ये लोग, कैलिफ वगैरह। तो इन लोगों ने तो परमिशन, क्या कह लो, ऑर्डर दे रखा था अरब्स को कि तुम्हें कुछ भी करके इंडियन मिशन को सक्सेसफुल बनाना है। तो ये सबसे बड़ी वजह थी। दूसरी वजह क्या थी कि इस्लाम की जो टीचिंग है, जो प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम स्टैब्लिश की, उसकी जो टीचिंग्स बनाई, उसमें लिखा हुआ है कि जो मूर्ति पूजा करते हैं उन लोगों को मतलब थोड़े नीची नजरों से देखा जाता है। मूर्ति की पूजा, जैसे हिंदूज हैं वो तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, तो मूर्ति पूजा करने वाले लोगों को सुधारना है, ऐसा इस्लाम की टीचिंग है कि जो लोग मूर्ति की पूजा करते हैं उनको समझाओ, वो सही नहीं करते। तो इसलिए भी ये इंडिया पे अटैक करना चाहते थे कि इंडिया में रहने वाले ज्यादातर लोग तो हिंदू ही थे, मूर्ति की पूजा करते थे। तो जो लोग अभी तक बिजनेस करने के लिए आया करते थे, अब उनका काम हो गया कि
इंडियंस को समझाओ बुझाओ और किसी तरह इस्लाम में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ये कुछ बड़ी वजह थी और इनको थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल ही रही थी। साउथ इंडिया में मस्जिद वगैरह इन्होंने अपने बना लिए थे और जो इंडियन विमेन्स है, जो भारत की औरतों से शादी वगैरह इन लोगों ने कर ली थी, तो हमने देखा कि जो पहली कम्युनिटी इस तरह से एस्टेब्लिश हो गई थी वो मापिलास कहलाई केरल में। तो इनका सब कुछ सही चल रहा था। दूसरी वजह क्या थी कि इंडिया पे इनकी नजर बनी हुई थी, वो थी कि इंडिया काफी रिच एंड प्रॉस्पेरस कंट्री है, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो इस पैसे के पे भी, इस धन दौलत को भी लूटना चाहते थे ये। ठीक, क्योंकि काफी पहले से ही कोशिशें जारी हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले उमैयद कैलिफेट ने ही ये कोशिश की हो, पहले भी कई लोग आए थे, यही सोच के आए थे कि हम इंडिया से धन दौलत लूट के ले जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल आप देख लो, ये 6th सेंचुरी में बना हुआ एक मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में बना हुआ है। तो इसके नीचे कई तहखाने हैं, उसमें से ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आज भी 1.2 बिलियन US$ का खजाना है। तो अगर हम इसको पैसों में कन्वर्ट कर दें, तो इंडियन टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो 80 बिलियन इंडियन रुपीस, यानी कह लो 8,000 करोड़ का खजाना है यहां पे। तो 2-3 वजह है, एक तो इस्लाम को फैलाना है, दूसरा जो है भारत जैसे रिच कंट्री से पैसा उठा के अपनी कंट्री ले जाना है। तीसरी बड़ी वजह थी कि इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं थी। हर्षवर्धन जैसे बड़े राजा के मरने के बाद कोई भी स्ट्रांग रूलर उभर के सामने आ नहीं रहा था। तो इसलिए भी अरब्स को इजी हो गया, उनको लगा कि अब हमको कोई रोकने वाला है नहीं। यहां जो इंडिया के राजा थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था उस वक्त का हर्षवर्धन के मरने के बाद, वो था दाहिर, और दाहिर सिंध का राजा था। तो सिंध की बाउंड्री तक तो इनकी डायनेस्टी फैल ही गई थी, किंगडम फैल ही गया था, और सिंध से शुरू होता था इंडिया का इलाका। तो सबसे पहला टारगेट तो सिंध ही था। तो ये जो दाहिर थे ये सिंध के राजा थे, तो सबसे पहला खतरा इनके सर पे ही मंडरा रहा था। तो अगर किसी को इंडिया पे कंट्रोल करना है तो सबसे पहले उसको सिंध पे कब्जा करना होगा, तभी वो इंडिया एंटर कर पाएगा। तो इन सब चीजों का बहुत जबरदस्त फायदा उठाया अरब ने, क्योंकि दाहिर जो था वो कमजोर तो था ही, साथ ही वो अनपॉपुलर भी था। जो उसकी अपनी किंगडम के लोग थे, जो उसके अपने गवर्नर्स वगैरह थे, जो उसके मिलिट्री जनरल्स थे, वो खुद इसको पसंद नहीं करते थे। तो दाहिर पे अटैक करके उसको हराना बहुत इजी था। तो ये सब तो कुछ बड़े बड़े रीजंस थे ना। तो इमीडिएट एक वजह ऐसी आई कि इन जो मुस्लिम इन्वेडर्स हैं उनको सिंध पे अटैक करना ही पड़ा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो उमैयद कैलिफेट है वो काफी ताकतवर थे और सारे ट्रेड रूट्स पे इनका कब्जा था। तो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े रूलर्स थे ना, वो इनको खुश रखना चाहते थे। तो जो कैलिफ थे उनको गिफ्ट्स भेजा करते थे। तो ऐसे ही जो श्रीलंका का राजा था, उस वक्त श्रीलंका का नाम सिलोन हुआ करता था, उसने एक जहाज में काफी सारे गिफ्ट्स डाल के कैलिफ के पास भिजवाए, क्योंकि हर राजा यही करता था, कैलिफ को खुश रखना चाहता था, वरना कैलिफ उनकी कंट्री पे भी अटैक कर देगा। तो ये जहाज श्रीलंका से निकला इराक जाने के लिए, समुद्र के रास्ते उसको इराक जाना था। तो ये सिंध से होके गुजरा। तो सिंध के पास एक पोर्ट टाउन था देवल नाम का, देवल। तो देवल भी जो है वो सिंध का ही हिस्सा था। तो सिंध का राजा कौन था? दाहिर। तो हुआ क्या कि जब यही जहाज जो सोना चांदी और गिफ्ट लेके इराक जा रहा था, जब ये देवल में रुका हुआ था, तो देवल में इसको लुटेरों ने लूट लिया। समुद्री लुटेरे होते हैं ना, तो समुद्री लुटेरों ने वो लूट लिया। तो ये बात जब कैलिफ को पता चली तो उसको लगा कि मेरा जो सामान है, मेरा जो गिफ्ट है, वो सिंध में लूटा गया है, तो इसके लिए तो सिंध का राजा ही रिस्पॉन्सिबल है ना। तो उसने दाहिर को कहा, दाहिर के पास मैसेज भिजवाया कि मेरे नुकसान की भरपाई करो, मुझे कंपनसेशन चाहिए। तुम प्रोटेक्शन नहीं दे पाए मेरे जहाज को, तुम्हारी टेरिटरी में मेरा जहाज लूट गया, तो तुम ही कंपनसेट करोगे। ठीक, लेकिन दाहिर ने कहा
कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है, ये तो समुद्र में हुई घटना है ना, आपको समुद्री लुटेरों ने लूटा है, वो मेरे आदमी नहीं है, तो मैं आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं दूंगा। और उसने ये भी कहा कि मेरा पायरेट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इससे जो कैलिफ है वो गुस्से से भड़क गया, उसको ना सुनने की आदत नहीं थी। तो अब इन लोगों को मौका मिल गया कि बहाना कह लो मिल गया कि अब इंडिया पे अटैक करेंगे, राजा दाहिर पे अटैक करेंगे। तो जो कैलिफ था तो उसने इराक के गवर्नर हजाज से कहा कि चलो अब मिलिट्री एक्सपीडिशन चालू करो, मिलिट्री कैंपेन चालू करो सिंध के खिलाफ, हमारी दुश्मनी है राजा दाहिर से, तो बदला लो उससे। तो हजाज ने क्या किया, उसने मिलिट्री एक्सपीडिशंस भेजने स्टार्ट कर दिए सिंध की तरफ। तो पहले 2 एक्सपीडिशन जो राजा दाहिर के खिलाफ आए, ये कहां से आ रहे हैं, ये लोग इराक से मिलिट्री लेके आ रहे हैं। तो पहली 2 अटेम्प्ट्स में राजा दाहिर को नहीं हरा पाए ये लोग, ठीक है। तो इतनी जो नाकामी हुई, तो हजाज ने सोचा कि इतने से काम नहीं चलेगा, तो उसने खुद अपने भतीजे, क्योंकि भतीजे पे भरोसा कर सकता था वो, तो अपने भतीजे इमाउद्दीन मोहम्मद बिन कासिम को भेजने का फैसला किया, सिंध भेजने का फैसला किया। तो इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम कौन था, तो इराक के गवर्नर हजाज का भतीजा भी था और साथ में उसका सन इन लॉ यानी दामाद भी था। तो अब इसने अपने दामाद या भतीजा जो कह लो उसको एक बड़ी सी आर्मी के साथ सिंध भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि राजा दाहिर को हराना है। तो ये पहला इंसान बना, मोहम्मद बिन कासिम पहला इन्वेडर कहलाता है जो कि इंडिया में सक्सेसफुली इन्वेड कर पाया। तो मोहम्मद बिन कासिम एक यंग और केपेबल मिलिट्री कमांडर था। तो अब ये निकला इराक से इंडिया आने के लिए। तो अब राजा दाहिर के ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है। तो ये राजा दाहिर कौन थे, तो ये सिंध के राजा थे और ये आखिरी हिंदू राजा साबित हुए, क्योंकि जो इस्लामिक फोर्सेस आ रही हैं वो इनको हराने में कामयाब हो गए। तो ये आखिरी रूलर साबित हुए सिंध के। तो क्वेश्चन आता है कि राजा दाहिर कहां के रूलर थे, तो सिंध के थे। तो ये जो दाहिर फैमिली है, इनकी अपनी एक बुक है, या कह लो कि इस पूरी डायनेस्टी के ऊपर एक बुक है, उसका नाम है छाछनामा। ये उसी टाइम बुक है जैसे राजा लोग अपनी बायोग्राफी लिखवाते थे ना, कोर्ट पोएट्स को पैसे गिफ्ट वगैरह देके अपनी फैमिली की पूरी हिस्ट्री लिखवाते थे। तो इस फैमिली की जो हिस्ट्री बुक या हिस्ट्री कह लो, फैमिली हिस्ट्री, वो छाछनामा नाम के बुक से हमको पढ़ने को मिलती है। तो इसी बुक में जिक्र है कि कैसे इराक से अरब लोगों को भेजा गया कि सिंध को जीतो, सिंध को हरा के उसको खुद में मिला लो। तो वहां ही हमको ये कहानी पढ़ने को मिलती है। तो उस कहानी के मुताबिक जो बसरा का गवर्नर था, बसरा का गवर्नर यानी इराक का गवर्नर अल हजाज इब्न यूसुफ, उसने ही राजा दाहिर के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी कैलिफ के कहने पे, ठीक। और लड़ाई क्यों हुई थी ये तो मैंने आपको बता ही दिया। जो जहाज चला था श्रीलंका से, श्रीलंका के सेरेनदीव नाम की जगह से चला था, उसको सिंध के देवल के पास लूट लिया था, जिसके लिए राजा दाहिर से कंपनसेशन मांगा जा रहा था। तो दाहिर को ये सारी चीजें तो पता थी, क्योंकि 2 अटैक ऑलरेडी हो चुके थे इसके ऊपर, 2 अटैक हो चुके थे और इसको पता था कि फिर से अटैक होने जा रहा है। लेकिन ये काफी लेथार्जिक था, काफी आलसी किस्म का था और बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्मार्ट नहीं था, बेवकूफ टाइप का था। तो इसने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की। इसको लगता था कि वो आएंगे, मैं उनसे लड़के उनको हरा दूंगा। तो इसको ये एहसास ही नहीं था कि मेरा दुश्मन कितना ताकतवर है। तो जब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया आया और उसने कुछ छोटे छोटे जगहों पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, तब भी दाहिर जो है वो चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि दाहिर को लगता था कि आने दो, जब आएगा तो मैं उससे लड़ लूंगा। जबकि इसको प्रिपरेशन करनी चाहिए ना, इन जगहों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी मिलिट्री भेजनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसलिए दाहिर को बहुत हद तक जिम्मेदार माना जाता है कि इस्लामिक रूल इंडिया में एस्टेब्लिश हो पाया। मोहम्मद बिन कासिम इंडिया को सक्सेसफुली लूटने और तबाह करने में कामयाब रहा। तो राजा दाहिर जो है
उसको फाइनली इस मोहम्मद बिन कासिम ने हरा के मार दिया। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम पहला सक्सेसफुल इस्लामिक इन्वेडर यही है, मोहम्मद बिन कासिम। तो ये डिटेल में इस कहानी को समझते हैं। तो ये आप अगर मैप देखोगे तो आप समझ पाओगे, ये सिंध, यहीं का राजा है दाहिर, और ये कैलिफेट है। तो कैलिफेट का पड़ोसी है ना राजा दाहिर, तो अब अटैक होगा सिंध पे होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम इंडिया पहुंच जाता है क्योंकि उसको ऑर्डर मिला है, उमैयद कैलिफेट की तरफ से ऑर्डर मिला है। तो कैलिफ कौन है? कैलिफ वालिद वन, कि जाओ इंडिया को हराओ और इंडिया को अपने में मिला लो। तो जब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया पहुंचा था तो उसकी उम्र थी सिर्फ 17 साल, और उसका एक ही मकसद था, सिंध के राजा को हराना या मार देना। तो मोहम्मद बिन कासिम जो ये काफी बोल्ड, करेजियस और एम्बिशियस नेचर का था। तो अब ये पहुंचा सिंध 711 एडी में। तो मोहम्मद बिन कासिम 711 एडी में इंडिया पहुंच गया, और उसका काम और एक ही मकसद था कि कुछ भी करके कम से कम सिंध वाले एरिया को कंट्रोल में ले लेना। और वो सक्सेसफुल भी हुआ। पूरा का पूरा सिंध और पंजाब जीत लिया इसने। जो इंडस नदी के आसपास बना हुआ है ना सिंध और पंजाब वाला एरिया, तो बेसिकली इसी रीजन में ये घूमता रहा पूरे 1 साल और सबको हराया, इन सब जगहों को जीत लिया और जीत के उमैयद कैलिफेट का हिस्सा बना दिया। तो ऐसा होने के बाद जो मुस्लिम्स थे वो पूरे सिंध, पंजाब, यहां तक कि कश्मीर के बॉर्डर तक की जो एरिया है वो अब हिंदुओं के हाथ से निकल के, राजा दाहिर तो हिंदू था ना, तो इनके हाथ से निकल के अब ये उमैयद कैलिफेट के हाथों में चली गई है। ठीक, तो इस जीत के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? उसने कहा कि जो लोकल सिटीजन्स होते थे जिनको इन्होंने हराया, या जो लोकल रूलर्स होते थे, उनसे कहा जाता था कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लोगे, मुस्लिम बन जाओगे, तो हम फिर कभी आपके पॉलिटिकल या रिलीजियस मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम पूरे मिलिट्री कैंपेन को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो 711 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की धरती पे कदम रखा, और कदम रखते ही उसने एक के बाद एक बैटल्स स्टार्ट कर दिए। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जो कैप्चर किया वो देवल को ही किया, क्योंकि देवल में ही जहाज को लूटा गया था ना। तो सबसे पहले वो देवल जाता है, और देवल एक सी पोर्ट था, यहां पे ही कैलिफ का जहाज लूट लिया गया था। तो देवल में क्या था कि दाहिर का भतीजा देवल का इंचार्ज था, देवल का गवर्नर था। तो उसको यह बात पता चली कि इतनी लंबी चौड़ी फौज लेके मोहम्मद बिन कासिम बढ़ा चला आ रहा है। तो उसने 2 घंटे तक तो लड़ाई लड़ी, उसके बाद जो है वो मैदान छोड़ के भाग गया। तो देवल पे कैप्चर कर लिया मोहम्मद बिन कासिम ने। तो कैप्चर करने के बाद उसने देवल के लोगों को ऑप्शन दिया कि या तो इस्लाम अपना लो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। तो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। तो इसने देवल में हजारों हजार हिंदूस को मारा, खास करके ब्राह्मण्स को मारा, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था इस्लाम एक्सेप्ट करने से। तो देवल को तबाह करके ये आगे बढ़ जाता है। तो आगे जाते जाते ये नीरू नाम के जगह पे जाता है। तो नीरू का जो इंचार्ज था वो दाहिर का अपना बेटा जय सिंह था। जय सिंह राजा दाहिर का बेटा था। तो जय सिंह को भी पता चल गई थी ये बात कि मोहम्मद बिन कासिम बहुत खूंखार है, बहुत लंबी चौड़ी फौज है उसके पास। तो जय सिंह भी वहां से नीरू का किला छोड़ के भाग जाता है। तो अब कोई है ही नहीं नीरू को बचाने वाला। तो कासिम बिना लड़े, बिना उसको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, नीरू को वो कैप्चर कर लेता है। तो नीरू के लोगों ने बिन कासिम से अपील की, शांति की, उनसे कहा कि आप हमको क्यों मारना चाहते हो, हमारी क्या गलती है। तो कासिम ने उन सबको तो माफ कर दिया, मतलब किसी को मारा नहीं, लेकिन जो नीरू में मंदिर वगैरह बने हुए थे, बुद्धिस्ट टेम्पल बना हुआ था, उसको तोड़ के उसके ऊपर एक मस्जिद बनवा दी। तो एक के बाद एक शहर जो है ये कब्जे में लेते चला जा रहा है। तो इसने कब्जे में ले लिया नीरू को। तो नीरू को कब्जा में लेने के बाद इसने वहां पे एक मुस्लिम गवर्नर अपॉइंट कर दिया और वहां से आगे बढ़ गया।
आगे बढ़ के ये सहवान नाम की जगह पे पहुंच गया। तो सहवान को सिविस्तान भी बोलते हैं। तो अब तक जो है किंग दाहिर, जो राजा दाहिर है, वो देख रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक मोहम्मद बिन कासिम लड़ाइयां जीतता ही चला जा रहा है, लेकिन तब भी दाहिर ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि मोहम्मद बिन कासिम को तो देवल से बदला लेना था ना, देवल को लूट ही लिया है उसने, जहां पे जहाज इनका लूटा गया था। तो इसको ऐसा लगता था कि ये 2-4 शहर को लूटेगा, कुछ लोगों को मारेगा और उसके बाद वापस चला जाएगा। लेकिन इसको तो ऑर्डर मिला था कि तुम कैप्चर करो पूरे सिंध को। तो अब बिन कासिम और आगे बढ़ता बढ़ता सहवान पहुंच जाता है। तो सहवान शहर में राजा दाहिर का अपना भाई, कजन जिसका नाम था बाजरा, वो वहां का इंचार्ज था। तो वहां जो टाउन था सहवान, वो थोड़े अमीर लोगों का टाउन था, क्योंकि वहां पे मर्चेंट्स, जो पैसे वाले लोग थे, और प्रीस्ट, बेसिकली इस तरह के इंपॉर्टेंट लोग वहां पे रहते थे। तो बाजरा को हिम्मत नहीं हुई कि वो मोहम्मद बिन कासिम से मुकाबला कर सके, और वो भी शहर को छोड़ के भाग गया। अब देखो, अभी तक राजा दाहिर कभी खुद से लड़ने नहीं आ रहा है, उसके फैमिली वाले ही लड़ रहे हैं। फिर से वही हुआ, जो सहवान की जनता थी, जो सहवान की पब्लिक थे, उन्होंने बिन कासिम के सामने सरेंडर कर दिया कि कहीं ये हमको मार ना दे। तो सहवान से भी आगे बढ़ता है बिन कासिम, और बढ़ता बढ़ता वो सीसम नाम के जगह पे पहुंच जाता है। तो सीसम इसलिए गया था क्योंकि ये जो बाजरा जो भाग गया था ना वहां से डर के, तो वो सीसम में जाके छुप गया था। ठीक, तो सहवान से भागा भागा ये बाजरा सीसम में जाके छुप गया। तो बाजरा का ही पीछा करते करते मोहम्मद बिन कासिम यहां पहुंच गया। और सीसम में जाटों का रूल था। जाट, ये राजा दाहिर का एरिया नहीं था, ये जाटों का एरिया था। तो जाट को भी मोहम्मद बिन कासिम ने हराया और उनसे सरेंडर करवा लिया। अभी तक दाहिर कुछ नहीं कर रहा है, वो हाथ पे हाथ धरे बैठ के दूर से ही सारे तमाशों को देख रहा है। तो अब एक के बाद एक मोहम्मद बिन कासिम जीतता ही चला जा रहा है। तो जीत के जा कहां रहा है? देवल से वो राजा दाहिर की तरफ बढ़ना चाहता है। राजा दाहिर इसके सामने आ ही नहीं रहा है। तो इसका मेन मकसद है कि एक के बाद एक टाउन जीतूं और राजा दाहिर तक पहुंच के उसको मार डालूं। तो मोहम्मद बिन कासिम आगे चलता हुआ मिहरान नदी को क्रॉस करता है, वहां पे रुकता है, कुछ दिनों तक रुकता है। क्यों? क्योंकि उसको और फोर्सेस चाहिए ना, उसकी सेना लड़ रही है, लड़ के थक गई है। तो वो इराक में मैसेज भेजता है कि मुझे और फोर्सेस चाहिए। तो कुछ दिनों तक मिहरान नदी के किनारे वो रहता है। अब भी दाहिर इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि दाहिर के पास मौका था कि अभी जो बिन कासिम है वो कुछ दिनों के लिए रुका हुआ है, तो उस पर अटैक करो या कुछ करो, उसकी फौज कमजोर है। लेकिन दाहिर ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि दाहिर को लगता था कि मेरे पास इतने ही फोर्सेस हैं जो सिर्फ एक लड़ाई में काम आ सके। तो इसको ऐसा मानना था कि एक ही बार लड़ूंगा और उसी बार सारी फोर्सेस को इकट्ठे लेके लड़ूंगा, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए वो छोटे छोटे बैटल्स में अपनी आर्मी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। तो अब मिहरान नदी भी क्रॉस कर ली मोहम्मद बिन कासिम ने, और अब वो आमने सामने खड़ा हो गया राजा दाहिर के। तो दाहिर जो है पहले से ही यही सोच के था कि एक ही बार लड़ूंगा मैं, तो वो अपनी आर्मी को लेके खड़ा था। तो उसके पास 50,000 लोग, घोड़े, हाथी, मतलब काफी ठीक ठाक आर्मी थी। तो ये दाहिर जो है वो रावर नाम की जगह पे इंतजार कर रहा था। रावण जो है वो इस्लामाबाद के पास, आज अगर हम बात करें इस्लामाबाद के पास पड़ता है ये। तो दोनों आर्मीज, एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम और दूसरी तरफ दाहिर, इन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है 20 जून 1712 एडी। तो मोहम्मद बिन कासिम पिछले 1 साल से इंडिया में तबाही मचा रहा है, और अब 1 साल के बाद राजा दाहिर उसके सामने मुकाबला करने आया है। तो दाहिर अपने घोड़े पे बैठा हुआ था और काफी बहादुरी से लड़ रहा था। तभी क्या होता है कि घोड़ों के ऊपर आग जला के फेंकने लगते हैं मोहम्मद बिन कासिम के लोग। तो इससे घोड़े और हाथी में पैनिक हो गया, आग को देख के ये लोग घबरा जाते हैं। तो राजा दाहिर गिर जाता है घोड़े से
और गिरने से उसकी कमर की हड्डी वगैरह टूट जाती है। ठीक, तो अब राजा दाहिर जब अपने हाथी से गिर गया, तो जब राजा दाहिर के सैनिकों ने देखा कि अरे राजा कहां चले गए, राजा कोई हाथी पे तो कोई बैठा ही नहीं है, तो उनको ऐसा लगा कि राजा की डेथ हो गई। तो जब राजा की ही डेथ हो जाएगी तो बाकी लोग लड़ेंगे किसके ऑर्डर पे, ऑर्डर देने वाला कोई रहेगा नहीं। तो दाहिर के फौजों में खलबली मच गई और वो लोग मैदान छोड़ के भाग गए। लेकिन दाहिर फिर भी लड़ता रहा, लेकिन अब वो क्या कर सकता है, उसकी फौज तो भाग गई है। तो फाइनली मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को मार ही दिया। तो ये बैटल क्या है, बैटल ऑफ रावण। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बैटल ऑफ रावण कब लड़ा गया, तो 712 एडी। किन लोगों के बीच लड़ा गया, तो एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम, दूसरी तरफ सिंध का राजा दाहिर। तो दाहिर तो मर गया, लेकिन दाहिर की जो वाइफ थी, क्वीन, रानी बाई, उन्होंने सरेंडर करने से मना कर दिया कि मैं रावण का किला सरेंडर नहीं करने वाली हूं, और वो भी लड़ती रही, मतलब वो भी लड़ाई में शामिल हो गई। और फाइनली जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम से जीत तो नहीं सकती हूं, तो उसने जौहर कमिट कर लिया। जौहर होता है आग में कूद के जान दे देना, ताकि सामने वाला आपको नुकसान, मतलब कोई आपको ह्यूमिलिएट ना करे, औरत है तो कोई उनके साथ बदतमीजी ना करे। तो इस तरह राजा दाहिर का खात्मा हो गया और सिंध को जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। तो याद रखना, इसने सिंध को जीता, पूरे इंडिया को तो नहीं जीता ना, सिंध को जीत के मिला लिया। तो रावण जहां पे ये फाइनल लड़ाई हुई थी, वहां के 6000 इनोसेंट सिटीजन्स को, फौज तो हार के डर के भाग गई थी, तो वहां के जो आम नागरिक थे, वहां के 6000 लोगों को इसने मार दिया। तो मारने के बाद आप ये देख पा रहे हो, सिंध से लौटने से पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया, इसका मकसद पूरा हो गया। तो इसको लौट के जाना है ना अपने कंट्री, तो अपने कंट्री जाने से पहले इसने सिंध में एक मॉस्क बनवाया, रोहड़ी नाम की जगह पे। तो ये राजा दाहिर का ही किला था, उस किले को तोड़ के उसी के मटेरियल से एक मस्जिद बनवा दिया और वापस लौट जाता है ये। तो वापस लौटने के रास्ते में ये मुल्तान से होके गुजर रहा होता है। तो मुल्तान से गुजरने के वक्त ये सोचता है कि मैं मुल्तान को भी कैप्चर कर लूं। तो मुल्तान को कैप्चर करने के लिए मुल्तान की वाटर सप्लाई रोक देता है। मुल्तान के बाहर नहरें वगैरह बनी हुई थी, उन्हीं नहरों से पानी अंदर जाता था, तो उसमें इसने पॉइजन वगैरह मिला दिया ताकि अंदर पानी की सप्लाई ही बंद हो जाए। तो अब क्या हुआ, बिना पानी के, बिना खाने के तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता ना। तो मुल्तान के लोगों ने फाइनली सरेंडर कर दिया। तो मुल्तान 713 एडी में इनके हाथों में चला गया, उमैयद कैलिफेट के हाथों में चला गया। तो इन लोगों ने जब मुल्तान पे कब्जा किया तो मुल्तान में बुरी तरीके से लूटपाट मचाई, वहां के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, मैसेकर। तो बच्चों और औरतों को इन्होंने कैप्टिव बना लिया और उनको अपने साथ गुलाम बना के ले गए इराक। मुल्तान से काफी बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड लूटा, अरब्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड लूटा, इतनी बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड लूटा कि मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड का नाम दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कह के बुलाया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसको, तो मुल्तान को। तो ये थी मोहम्मद बिन कासिम की कहानी। मोहम्मद बिन कासिम आया, इंडिया के कई जगहों को लूटा और पीसफुली, मतलब पीसफुली तो नहीं कह सकते, फाइनली वो लौट के अपने कंट्री इराक चला गया। तो ये पहला इस्लामिक इन्वेडर था। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट इस्लामिक इन्वेडर हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में, वो है महमूद गजनवी। तो ये महमूद गजनवी कौन था, तो ये गजनी का राजा था। इसने इंडिया में 1971 एडी से लेके 1030 एडी के बीच में इंडिया में कई अटैक्स किए। ये गजनी कहां है, तो गजनी अफगानिस्तान की एक छोटी सी प्रोविंस थी, तो वहीं की एक छोटी सी प्रोविंस का ये राजा था और ये बार बार इंडिया पे अटैक करता था। आपको ये फैक्ट याद रखना है बच्चों कि महमूद जो है वो पहला टर्किश रूलर है जिसने इंडिया में अटैक किया। इसके पहले अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन वो टर्किश नहीं था, वो अरब था।
ये टर्किश है। इसने कुल मिला के 17 बार इंडिया पे अटैक किया है, और सबसे पहली अटैक जो इसकी हुई थी वो हुई थी 1000 एडी में। ये इसके बारे में फेमस है कि ये लिटरेचर को बहुत इंपॉर्टेंस देता था, तो ये कहीं भी लड़ने जाता था तो अपने साथ 2 फेमस पोएट्स को लेके जाता था। तो इसलिए लेके जाता था कि वो पोएट्स जो भी देखें वो उसको नोट करें। तो एक तरह से ये अपनी स्टोरी चाहता था कि मेरी स्टोरी कोई लिखता रहे, लिखता चला जाए। तो ये 2 बहुत बड़े फेमस लिटरेरी फिगर फिरदौसी और अल बरूनी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फिरदौसी और अल बरूनी किसके पोएट थे, किस राजा के अंडर काम करते थे। तो महमूद गजनवी के अंडर ही काम करते थे। महमूद गजनवी जहां भी जाता था इन दोनों को अपने साथ ही लेके जाता था। ये दोनों इंडिया भी आए थे। तो अब आगे देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो इसने अपनी किंगडम बना ली थी अफगानिस्तान के गजनी में। वहां पे ये रूल करता था 1998 से लेके 1030 तक इसने वहां पे रूल किया। तो जब इसकी डेथ हुई तो इसने अपना करियर तो स्टार्ट किया था गजनी के राजा के रूप में ना, और बाद में इसने कई जगहों पे अटैक किया, खास करके इंडिया पे। तो जब इसकी डेथ हुई उस वक्त इसकी किंगडम काफी लंबी चौड़ी जगह पे फैल चुकी थी। नॉर्थ वेस्टर्न ईरान, पंजाब, उज्बेकिस्तान, यहां तक कि पाकिस्तान का जो आज का मकरान कोस्ट है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है ना, तो पाकिस्तान भी समुद्र के किनारे है ना, तो पाकिस्तान का जो मकरान कोस्ट है वो सब इसने अपने कब्जे में ले रखा था। और ये तो मैंने आपको बताया ही कि कुल मिला के इसने 17 टाइम्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 17 बार इसने कुल मिला के इंडिया पे अटैक किया है। तो ये फैक्ट, एक ही फैक्ट मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसकी पहली इन्वेजन 1000 एडी या 1001 एडी में हुई। खैर डेट्स याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब पहली बार ये इंडिया में एंटर करता है तो ये खाइबर पास जो है उसको क्रॉस करके इंडिया आता है। देखो पास, माउंटेन पासेस का क्या फंडा है, आप तो जानते ही हो कि इंडिया की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वहां पे हिमालय है, तो हिमालय के ही पास में हिंदू कुश माउंटेन भी है। तो अगर आप इंडिया आना चाहते हो तो अगर आप घोड़े हाथी लेके आओगे तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि बीच में तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, तो आप घोड़े हाथी लेके पहाड़ पे तो चढ़ नहीं सकते। लेकिन अगर आपको इस तरह की कोई जगह मिल जाए 2 पहाड़ों के बीच जहां से आप गुजर सको, पैदल चल सको, तो इस तरह के जगहों को माउंटेन पासेस बोलते हैं। तो ऐसा ही एक पास है खाइबर पास। तो जैसे ही आप खाइबर पास क्रॉस करते हो तो ऐसा मान सकते हो कि आप इंडियन टेरिटरी में घुस चुके हो, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान था नहीं, अफगानिस्तान भी जो है कुछ हद तक इंडिया का ही पार्ट था। तो खाइबर पास क्रॉस करके ये इंडिया आता है पहली बार, और खाइबर पास के आसपास जो टाउन्स, किले वगैरह बने हुए थे उन सबको कब्जा करता है, वहां पे अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करता है और चला जाता है। तो पहले अटेम्प्ट में इसकी कोई सीरियस लड़ाई नहीं हुई। इसकी सीरियस लड़ाई शुरू हुई 1001 एडी में। तो इसने काफी बार कोशिश किया, और इसकी पहली बड़ी लड़ाई हुई राजा जयपाल से। तो ये राजा जयपाल जो है ये एक राजपूत रूलर था और ये काबुल का राजा था। तो उस वक्त तो इस्लाम उतना फैला नहीं था ना, तो ये हिंदू था। आज आपको काबुल में शायद ही कोई हिंदू मिले। तो राजा जयपाल काबुल का रूलर था। तो इसने राजा जयपाल को चैलेंज किया कि आओ मुझसे लड़ो, और ये लड़ाई कहलाती है बैटल ऑफ पेशावर। तो राजा जयपाल जो है बैटल ऑफ पेशावर में हार गया, और हार के उसने नदी में कूद के अपनी जान दे दी। तो जयपाल ने सुइसाइड कमिट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि वो रोकने में नाकामयाब रहा महमूद गजनवी को। तो जयपाल के सुइसाइड करने के बाद उसका बेटा आनंद पाल, तो ये लोग जो है ये लोग इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर थे उस टाइम के। तो आनंद पाल के हाथ में कंट्रोल आ गया सारे राजपूतों का। तो आनंद पाल ने बाकी सारे राजपूत रूलर्स के पास मैसेज भिजवाए कि हमको साथ मिल जाना चाहिए, अकेले अकेले हम महमूद गजनी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अलग अलग जो राजपूत किंगडम्स थी, उज्जैन में भी राजपूतों का राज था, ग्वालियर,
कन्नौज, दिल्ली, अजमेर। तो यहां इन सब जगहों पे राजपूत ही रूल कर रहे थे। तो सारे छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स मिलके इकट्ठा हो गए, तो इसको नाम दिया गया राजपूत कन्फिडेरेसी। कन्फिडेरेसी का मतलब होता है यूनियन, जो 10-12 किंगडम्स मिलके एक इकट्ठी यूनाइटेड हो जाती हैं। तो अब ये राजपूत इकट्ठे होके अब महमूद गजनी का मुकाबला करने के लिए निकले। तो 1005 एडी में 1005 एडी में महमूद गजनी का इनसे मुकाबला हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने भेड़ा नाम की जगह पे पहले अटैक किया, फिर मुल्तान पे अटैक किया। तो मुल्तान जो है वो आनंद पाल के कंट्रोल में था, क्योंकि थोड़े दिनों पहले आपने देखा कि इसके फादर काबुल और पेशावर जैसी जगहों पे रूल करते थे, क्योंकि महमूद गजनी तो अभी अभी आया है ना। तो मुल्तान जो है आनंद पाल के कंट्रोल में था। अब महमूद गजनी ने जैसे ही मुल्तान पे कब्जा किया तो आनंद पाल को लड़ना होगा उससे। तो आनंद पाल ने महमूद गजनी से मुकाबला करना स्टार्ट कर दिया, अटैक किया, लेकिन जीत नहीं पाया। ठीक है, तो 2 साल के बाद फिर से आनंद पाल अपने बाकी साथियों, बाकी जो राजपूतों को मिला के इकट्ठा किया था उसने, राजपूत कन्फेडरेसी को लेके फिर से 1008 में महमूद गजनी से लड़ने जाता है पेशावर में। ठीक, तो इसके फादर भी पेशावर में इसको रोकने गए थे 1001 एडी में, कामयाब नहीं हो पाए थे। अब बेटा आया है, तो बेटा भी हार जाता है। जैसे फादर को हराया था महमूद गजनी ने, वैसे ही बेटे को भी हरा देते हैं। और इस लड़ाई के बाद जब आनंद पाल हार गया तो पूरा का पूरा पंजाब, मुल्तान और सिंध जो है महमूद गजनी के हिस्से चला गया। सारे राजपूत हार गए। तो अब राजपूत हार गए तो क्या होगा? तो राजपूतों के कंट्रोल वाले जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, नगरकोट, थानेसर यानी हरियाणा। तो हमने हर्षवर्धन वाली वीडियो में देखा है कि हर्षवर्धन जो है वो थानेसर में ही पैदा हुए थे, थानेसर पे इन लोगों का कंट्रोल था। अब ये सारा कुछ महमूद गजनी के हाथ में चला गया। कन्नौज, ग्वालियर, इन सब पे थोड़े दिनों पहले तक राजपूत रूल कर रहे थे, लेकिन राजपूत हार गए तो अब सब मोहम्मद गजनी का हो गया। तो मोहम्मद गजनी जो है वो इंडिया में रहना नहीं चाहता था, वो आया तो अफगानिस्तान से था ना। तो वो क्या करता है, इन जगहों को कैप्चर तो उसने कर लिया, लेकिन उसको वापस लौट के जाना भी है अफगानिस्तान। तो जाने से पहले यहाँ के जो लोकल हिंदू रूलर्स थे, हिंदू थे, जैन थे, क्योंकि इस्लाम तो उतना फैला था नहीं, तो हिंदू, जैन या बुद्धिस्ट जो भी राजा थे उनको अपना डेप्यूटी अपॉइंट कर दिया। इसने कहा कि मैं अफगानिस्तान जा रहा हूं, मेरे बदले आज से ये सारी जमीन तुम ही लोग संभालोगे। अब महमूद गजनी जो है वो एक चीज के लिए खासा बदनाम है, आज भी हिस्ट्री में उसको काफी बुरी नजरों से देखा जाता है। वो है कि हिंदुओं के एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंपल को उसने तबाह करके बहुत बुरी तरीके से लूटा, सोमनाथ टेंपल। तो ये आप टेंपल देख रहे हो, तो ये भगवान शिव का एक नाम सोमनाथ भी है, उन्हीं को डेडिकेटेड है। तो उस जमाने में ये वेस्ट इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज प्लेस हुआ करता था। ये समुद्र के किनारे बसा है, अरेबियन ओशियन के किनारे, और ये गुजरात के सोमनाथ में लोकेटेड है। तो इसी मंदिर को बहुत बुरी तरीके से कई बार लूटा है महमूद गजनवी ने। तो मंदिर लूटने के पीछे क्या फंडा है कि मंदिर लूट के वो हिंदुओं को नीचा दिखाएंगे और इस्लाम को फैलाने में मदद करेंगे। तो जो भी मंदिर को नुकसान पहुंचाएगा तो उसके अपने इस्लामिक कंट्री में उसको हीरो माना जाएगा, क्योंकि इस्लाम, देखो मैं किसी रिलीजन के बारे में कुछ नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलीजन को मिसयूज करते हैं। तो इन लोगों को लगता था कि हिंदुओं को नुकसान पहुंचा के ही इस्लाम को फैलाया जा सकता है, तो इसलिए बार बार मंदिर पे अटैक करता है। तो सोमनाथ मंदिर में कितनी वेल्थ थी, अटैक करता था पैसा लूटने के लिए भी, तो उसमें कितनी वेल्थ थी इसका अंदाजा आप इसी बात से पता लगा सकते हो कि वहां पे रोज लाखों लोग, क्योंकि पूरे इंडिया से लोग आते थे, जैसे आज इंडिया से लोग जाते हैं ना पिलग्रिम प्लेसेस, वैष्णो देवी जाते हैं, तो उतनी ही हैसियत थी सोमनाथ की। तो रोजाना यहाँ पे लाखों लाख लोग पूजा पाठ करते थे, दान दक्षिणा देते थे। यहां तक कि सोमनाथ मंदिर का खर्चा चलाने के लिए जो राजा है, राजा दाहिर,
उसने 10,000 गांव, मतलब दाहिर तो मर गया, मतलब जो सिंध के राजा वगैरह थे, तो 10,000 गांव इसके हवाले कर रखी थी कि उस गांव से जो भी टैक्स वगैरह आएगा उसी से सोमनाथ मंदिर अपना खर्चा चलाए। तो ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर से 20 लाख दिनार, दिनार होते हैं सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स, वो भी 20 लाख, तो 20 लाख सोने के सिक्के लूट के ले गया था महमूद गजनी। और साथ ही साथ मूर्ति वगैरह जो थी सोने वने की बनी, उन सबको तोड़ दिया था महमूद गजनी ने। तो आप देख सकते हो सोमनाथ टेम्पल के डिस्ट्रक्शन को दिखाती हुई ये पेंटिंग। तो महमूद गजनी के इंडिया में इन्वेड करने का क्या असर पड़ा? इसके पहले बिन कासिम आया था, उसका तो कोई खास असर पड़ा नहीं। उसने सिंध को जीता और सिंध को जीत के अपने घर चला गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद सिंध जो है कंट्रोल के बाहर चला गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम के इंडिया पे आने का बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। तो अब पता करते हैं कि मोहम्मद गजनवी के इंडिया में आने से क्या फर्क पड़ा। इसने तो बड़े बड़े काम किए, राजपूतों को हराए, ग्वालियर, दिल्ली, अजमेर सब पे कब्जा कर लिया। तो इसके आने का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि जो अफगान ताकतें हैं, जो गजनवी अफगानिस्तान के लोग हैं, उनका कंट्रोल बन गया पंजाब और सिंध पे, और यह कंट्रोल 1135 AD तक बरकरार रहा। फिरदौसी ने अपनी बुक शाहनामा में लिखा है। तो फिरदौसी कौन है? फिरदौसी वही है, दो पोएट्स ये लेके आता था ना, फिरदौसी और अल बरूनी। तो फिरदौसी ने एक बुक लिखी है शाहनामा। तो ये शाहनामा, इस बुक में ईरानियन हीरोज, जो एंशियंट ईरानियन हीरोज हैं, उनकी कहानी लिखी है। और यही जो बुक है शाहनामा, ये आज ईरान का नेशनल एपिक है। जैसे हमारे यहाँ एपिक है, कोई नेशनल एपिक तो नहीं है, लेकिन हम महाभारत रामायण को लगभग पूरी कंट्री फॉलो करती है। नेशनल एपिक तो नहीं कह सकते, लेकिन देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो वैसे ही शाहनामा नेशनल एपिक है ईरान का, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चों। और ये शाहनामा किसने लिखा है? तो फिरदौसी ने लिखा है। अब दूसरा जो पोएट था अल बरूनी, उसने इंडिया के ऊपर एक बुक लिखी। उस बुक का नाम रखा किताबुल हिंद, जिसका मतलब है कि इंडिया के बारे में बुक, इंक्वायरी इनटू इंडिया। ठीक, और इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है इंडिया को, क्योंकि महमूद गजनी इनको लेके बार बार इंडिया आता था। तो जो गजनवीड एम्पायर है, पंजाब, मुल्तान इनके कंट्रोल में चला गया। तो इनके कंट्रोल में जाने से वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है हमेशा के लिए बदल गया। और जो महमूद गजनी ने बार बार इंडिया में अटैक किया, तो इससे पूरी दुनिया को यह बात समझ में आने लगी कि इंडिया पे अटैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया की जो डिफेंस है वो काफी वीक हो चुकी है। तो महमूद गजनी के से इंस्पायर होके और भी जो इस्लामिक फोर्सेस थे, जो टर्की के, ईरान के, वो भी प्लान बनाने लगे कि अगर महमूद गजनी इंडिया जाके लूट सकता है तो हम क्यों नहीं लूट सकते। पंजाब जो है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि गजनी एम्पायर का हिस्सा बन गया। राजपूतों को काफी ब्रेव माना जाता था। राजपूतों को तब तक कोई हरा नहीं पाया था, लेकिन पहली बार महमूद गजनी ने राजपूतों को हरा के दिखा दिया। तो राजपूतों की प्रेस्टीज और ताकत भी कम हो गई। पूरी दुनिया को लगा कि अब जो राजपूत इंडिया को डिफेंड करते थे उनको तो हराना बहुत आसान है। और महमूद गजनी के आने से बाकी जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें ये बात फैल गई कि इंडिया को कनकर करना बहुत इजी है। तो फ्यूचर जो इस्लामिक इन्वेजन्स हुई वो महमूद गजनवी से इन्फ्लुएंस होके भी हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इंडिया से इतनी धन दौलत लूट ली गई कि इंडिया ही गरीब हो गया। इंडिया की इतनी धन दौलत बाहर चली गई कि इंडिया गरीब हो गया, और उसी पैसों से जो है दूसरी कंट्रीज प्रॉस्पर करने लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में जब ये लोग आते थे तो मंदिर वगैरह तोड़ते थे, क्योंकि इंडिया हिंदू कल्चर को ये लोग अच्छा नहीं मानते थे। तो जो आर्ट एंड कल्चर है उसको काफी बड़ा झटका लगा। कुछ सालों तक कुछ भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाने का कल्चर ही खत्म हो गया था। मंदिर वगैरह बनाने बंद कर दिए थे राजाओं ने, क्योंकि उनको लगता था कि बड़ा मंदिर बनाएंगे तो पता नहीं कोई अटैक ना कर दे। तो ये सारे असर महमूद गजनवी के आने से पड़े। और सबसे बड़ा असर तो आप समझते ही हो कि इस तरह के हमलों से, इस तरह के इन्वेजन से
इस्लाम को इंडिया में एस्टेब्लिश करने में काफी मदद मिली। और ये तो खैर आप इसमें तो बोलने की कोई बात नहीं है कि इतने इन्वेजन्स जो हुए, इससे इंडिया के जो है हजारों हजार सोल्जर्स मारे गए और इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो काफी कमजोर हो गई। तो ये तो कहानी थी महमूद गजनवी की। तो महमूद गजनवी के बाद क्या हुआ, उसके मरने के बाद क्या हुआ? महमूद गजनवी की सबसे बड़ी वीकनेस ये थी कि उसको गवर्न करने, वो उतना अच्छा गवर्न करना नहीं जानता था और ना ही उसने ध्यान दिया इंडिया पे। वो चाहता तो इंडिया में एक बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग एम्पायर बना सकता था। उसने क्या किया, उसने तो यहां के लोकल रूलर्स को अपॉइंट कर दिया और खुद चला गया लौट के गजनी। तो ये बहुत स्टेबल एम्पायर नहीं बना पाया इंडिया में। तो जब तक ये जीवित था तब तक तो कंट्रोल बना रहा इंडियन टेरिटरीज पे, लेकिन इसके मरने के बाद ही इसका जो भी कुछ था इंडिया में, जो भी किंगडम इसने छोटा मोटा बना रखा था, वो इसकी मौत के साथ ही खत्म हो गया। तो इसके सक्सेसर्स एज सच कोई भी इंपॉर्टेंट सक्सेसर्स ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम जिक्र कर सकें। तो इसकी डेथ फाइनली हो गई 30 अप्रैल 1030 में और इसका मकबरा आज भी आपको गजनी अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ये मरता है, इसकी मौत के बाद इंडिया पे जो पकड़ बनाई थी गजनवी डायनेस्टी ने, वो ढीली हो जाती है और आप कह सकते हो कि इसके इन्वेजन का कोई पॉलिटिकल असर इंडिया पे नहीं पड़ा, क्योंकि इसकी मौत के बाद ही सारी टेरिटरीज आजाद हो गई। राजपूत जो है वो फिर से स्ट्रांग हो गए।